हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं राकेश और आपका स्वागत करता हूं अध्ययन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र का फिजिक्स स्टार्ट किया था, ऑसिलेशन चैप्टर। तो ये उसी के कंटिन्यूएशन में ये सेकंड चैप्टर है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आगे के वीडियो के देखने के लिए आप इसमें बने रहिए पूरे एंड तक, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसमें मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग बोर्ड की तैयारी करते हैं। और आज मैं कुछ कुछ और ख़ास बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि ये जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं उसको एग्ज़ाम में वो कब पूछा गया है, कितनी बार रिपीट हुआ, ये सारी चीज़ें। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे एंड तक बने रहिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आज वीडियो का है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अभी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसका एक मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ, है ना। ये यहाँ पर है वो लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने देखा कि ऑसिलेशन क्या है ना। ऑसिलेशन क्या है, उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से ऑसिलेशन के अंदर हमने फिर बहुत सारे इक्वेशंस देखे थे। उस इक्वेशन में क्या पढ़ा हमने हमने पढ़ा कि किस तरीके से फोर्स और एक्स का जो रिलेशनशिप था। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे करके बहुत सारे टर्म्स, जैसे यहाँ पे एक्स टी, वी टी, ए टी, एक्स वी, ए वी एंड ए एक्स, ये सारे टर्म्स हमने, ये सारे जो इक्वेशंस हैं उनको हमने डिफाइन किया था। ठीक है, तो आज हम वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने वो उस दिन पढ़ा था। बहुत सारे रिलेशनशिप सीखे थे, जैसे कि आप ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये पैरेलल रिलेशनशिप था। उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप हमारा कुछ ऐसा था, वी इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तीसरा रिलेशनशिप हमारा था एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद फोर्थ था हमारा वी, सॉरी, हाँ, वी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा एसोलेशन इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद ये सब कैसे आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है। उसके बाद फिर हमारा ए और वी में रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से था। तो हमने ग्राफ्स देखे थे। जैसे कि यहाँ पे 6 इक्वेशंस हैं, वैसे ही 6 ग्राफ होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। उसके बाद फोर्थ, फिर 5 और ये 6, हमने 6 ग्राफ सीखे थे। आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम थोड़ा सा मैं ये कवर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो पहले के सालों में किस तरीके से पूछा गया है और कब पूछा गया है। ठीक है, तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के अंदर जैसे कि जो भी हमने सीखा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही डिराइव होकर के आया था। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप देखोगे फिलहाल कि जैसे हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा कि ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये कहाँ से आया था, ये असल में आया था एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स से, जिससे कि हमने ए निकाला जो कि एफ अपॉन एम होता है ना। तो ये हो गया था माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अब इस के अपॉन एम को हमने ओमेगा स्क्वायर कह दिया, तो एफ इक्वल्स सॉरी ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, कुछ इस तरीके से होता था, यही वो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से झट से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुँच सकते हैं। कैसे, अब देखिए कि यहाँ पर a को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि a बराबर डी वी अपॉन डी टी होता है। थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। जो बहुत दिन हो गया है उनको 11th पढ़े हुए, उनको थोड़ा सा ये चीज़ छूट गया होगा, तो आप देखिए। और v हमने पढ़ा है डी एक्स अपॉन डी टी, तो हम यहाँ पे करेंगे डी बाई डी टी और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी कर सकते हैं ना। तो इफ यू सी वी हैव डिफरेंशिएटेड x1 हियर, है ना। उसके बाद एंड आफ्टर दैट वी आर अगेन डिफरेंशिएटिंग this particular thing with respect to time. That means we have differentiated x 2 times. इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। इसी वजह से हम उसको लिख सकते हैं, दिस इज कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। समझ गए क्या, है ना। कुछ इस तरीके से हम करते हैं, सॉरी, है ना, कुछ इस तरीके से था। अभी जो है अगर आप देखोगे तो इसके अंदर उसके बाद ये हमारा ऐसा हो गया। अब उसके बाद क्या है कि ये अब देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स राइट साइड में था, अभी इसको हमने क्या किया, उसको लेफ्ट साइड में लेके आ गया। तो क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिख रहा है आपको।
तो इक्वल्स टू 0। तो ये एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कोई भी इक्वेशन होता है ना, जैसे कि होता है इक्वेशन हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कौन सा इक्वेशन है? दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? इसका एक नाम है स्पेशल, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथ वाले लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं इसको दिस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर क्या क्या है? x है, t है ना, दो वेरिएबल है मेनली, बाकी ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, अभी उसको यहाँ पे देखो आप, अभी जो भी एबव जो दूसरा ये इक्वेशन आया, तो जैसे इसको सॉल्व करके हम लोग रूट्स निकालते हैं ना, निकालते हैं ना, x के दो रूट आते हैं, x बराबर कुछ तो आएगा, दो बार रिपीट हो सकता है कि इक्वल रूट भी हो और अनइक्वल भी हो। क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है इसलिए इसके दो रूट आते हैं, इसको सॉल्व करा जाता है। सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है फॉर x। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, वैसे हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन मैथ में आपको सिखाया जाएगा, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के लिए सॉल्व करेंगे, x का कुछ वैल्यू आएगा। x का जो वैल्यू आता है वो कुछ इस तरीके से आएगा इसमें, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, जो कि हमारा रिजल्ट आया था उल्टा, हम उल्टा प्रोसेस कर रहे थे, है ना। हमने a का वैल्यू देखा, फिर वहाँ से फिर हमने v निकाला, फिर v से हम x पे आए इंटीग्रेट करके, है ना, फिर x को डिफरेंशिएट करके फिर से v निकाला टाइम के फंक्शन में, जो कि हमने डेरिवेशन इसके पहले किया था। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है द SHM इक्वेशन इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन, है ना, एंड हैज़ पीरियड t। अब पीरियड क्या होता है? पीरियड आपने पढ़ा होगा। पीरियड का मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब चीज़ रिपीट करती है तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि साइन है, साइन आपको मालूम है पीरियोडिक फंक्शन है, साइन कॉस ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। सबका एक वैल्यू रिपीट करता है कुछ खास एंगल पे, है ना। तो इसलिए इसका एक पीरियड होता है जो कि पीरियड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पीरियड निकालने से पहले हम थोड़ा सा ये आपको दिखाना चाहेंगे कि पहले कब आया है ना। क्वेश्चन भी रिपीट करता है, वो भी आप पीरियड कह सकते हैं, पीरियडिकली रिपीट करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो हम दिखाना चाहेंगे आपको। ठीक है, ये देखो, ये आपका एक बहुत फेमस पब्लिकेशन है अपने महाराष्ट्र का, तो उसका रेफरेंस मैंने लिया है ना। उसका उनका एक कलेक्शन है, कंपाइल किया उन्होंने। मार्च 2017 में एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM के ऊपर, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। ठीक है, तो देखो जो अभी अभी हमने किया ना, वही चीज़ एग्जैक्टली करा हुआ है। तो मार्च 2017 में आया था, आगे भी रिपीट किया है। यहाँ पे देखो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स से स्टार्ट हुआ है, फिर f इक्वल्स टू एम ए लिखा। अभी बीच की कहानी आपको लिखनी पड़ती है ना, आ रही बात समझ में। तो ये जो नोट्स जो मैं आपको दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है, लेकिन ये पूरा लेक्चर खत्म होने तो उसके बाद मैं दूंगा उसके अंदर, है ना। तो अभी इसमें क्या होता है, उसमें वो मेन मेन चीज़ें लिखी हैं जो आपको समझने की जरूरी है, बाकी आपको कहानी जो है आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होता है। ठीक है, तो आप ऐसा देख सकते हो उसको ढंग से। अब उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, फिर वहाँ से जो भी अभी मैंने किया था, फिर a को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखा है, फिर वहाँ पे वैसे किया है m डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर माइनस के एक्स, फिर इस तरीके से करके फाइनल इक्वेशन ये यहाँ पे आप देखो कि आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो फाइनली ये जो है हमारा ये इसके अंदर जो फाइनल इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने मार्क्स का है भाई साहब? ये आपके 4 मार्क्स के अंदर आता है, तो कम से कम ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, 2 या 4 का, 2 3 4 इसमें से ही कोई मार्क्स का हो सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अच्छा, और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अभी हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो कि हम पढ़ रहे हैं वो फ़ायदे की चीज़ है कि नहीं। तो इधर देखो, यहाँ भी वैसे ही डिफाइन द लीनियर SHM, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। तो ये भी वही चीज़ है जो कि अभी हमने किया था। ये मार्च 2020 में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2023 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ आपके सामने और 2020 में ही आया था। आप देख लो कि कितना ये जो है इसेंशियल चीज़ है, या फिर हम कह सकते हैं एकदम से पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखो और आगे के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है, VA और X जो हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, hence obtain the expression for acceleration, velocity, displacement of a particle performing SHM। मार्च 2018 में ये पूछा है, देख रहे हो आप। तो ये इसमें मुझे ये बताने का आपका मकसद ये है कि आप बड़ी सीरियसली आप इन चीज़ों को देखो, आप इसको हल्के में मत लेना, है ना। जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बड़े ध्यान से देखो, वो सब पूछा हुआ सवाल है।
अब इसका भी अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये किताबी भाषा है। किताबी भाषा बच्चे को समझने में दिक्कत होती है, यानी किसी को भी पहली बार समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए टीचर होता है आपके सामने, और हम यहाँ पे जो भी आपको सिखा रहे हैं एकदम से वैसी सिस्टमेटिक है जैसा कि आप एग्जाम में लिख पाओगे, तो अच्छे से आपको समझना है, बिल्कुल, है ना। ओके, तो आप टेंशन ना लो। उसके बाद ये देखो, ये सब उसी तरीके से डेरिवेशन किया हुआ है। डेरिवेशन आपको अपने लैंग्वेज में करना है, जो कि आपको नोट्स मैंने दिया है, एकदम से उसी तरीके से छाप लो, बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है ना। देखो इसके अंदर सब वैसे ही किया जैसा कि हमने किया था, लिमिट वगैरह पुट किया ऐसा वैसा, ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। तो इतना कुछ कर दो ना भाई, आपके एकदम से हाथ में 4 नंबर हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका ले सकते हो, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमसे रेडीमेड आपको मिल रहा है। उसके देखो एक और क्वेश्चन, है ना। अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस एंड दिस, मार्च 2019 में, देख लो। तो हम जो पढ़ रहे हैं वही तो है ना, जो पढ़ रहे बिल्कुल सही एकदम मैच कर रहा है, तो क्यों नहीं हम पढ़ें। मार्च 2023 भैया, लेटेस्ट एकदम से, जो एकदम से इस साल का आया हुआ था, जो आपके भैया या दीदी ने दिया होगा, उसमें देखो भाई, अगर इन्होंने ढंग से पढ़ा होगा तो ये चीज़ कर पाए होंगे, आराम से 4 मार्क्स लेके आए होंगे, उसको रट जाना है। स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी। क्या है इसमें, मुश्किल है क्या? जो हमने किया अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन मत लेना। अब अगला टॉपिक है यहाँ रेफरेंस सर्कल मेथड, तो हम पढ़ेंगे आगे ये क्या है ना, और इससे भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ लें क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखो टाइम पीरियड की चर्चा करी गई है ना, टाइम पीरियड की चर्चा करी गई है। टाइम पीरियड कैसे, देखो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या पढ़ा हमने कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो पोजीशन रिपीट करता है, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, यानी ये हमको पता होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मोशन रिपीट इटसेल्फ, है ना। मोशन क्या करता है भाई साहब, मोशन अपने आप को रिपीट करता है, समझे कि नहीं समझे। चलो उसके बाद फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगा होगा, है ना, उसको तो हम टाइम पीरियड कहते हैं, हमने पढ़ा अभी। टाइम पीरियड क्या होता है, ऑसिलेशन करने में, फॉर एग्जांपल ये हमारा पाथ है, ये मीन पोजीशन है, और ये भाई साहब जो हैं ऑसिलेशन कर रहे थे, है ना। मान के चलो यहाँ लेफ्ट स्ट्रीम से उसको हमने रिलीज़ किया, और यहाँ से आगे बढ़े, मीन पोजीशन को क्रॉस किया, है ना, फिर यहाँ पे गए, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, फिर यहाँ से वो वापस आए, है ना, वापस आने के बाद फिर से मीन पोजीशन को क्रॉस किया और यहाँ तक वो आए। अब इतना होने के बाद ये एक साइकिल बोलते हैं, सो क्या बोलेंगे हम, वन साइकिल को हम कि करस्पॉन्डिंगली जो टाइम पीरियड लगता है, जो समय लगता है, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। आई बात समझ में, ओके। फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, अब ये समझ लो कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कुछ तो भी लगा होगा, मान के चलो 2 सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड, है ना, 2 सेकंड का समय लगा, एग्जाम्पल, तो टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड। अब अगर हम आपसे पूछें कि एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 सेकंड लग रहा है, तो 1 सेकंड में या 2 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट किया, तो 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, 1 सेकंड में भाई साहब आधा ही करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो अगर हम पूछें कि 2 सेकंड में 1 साइकिल, है ना, तो 1 सेकंड में कितना, 1/2 साइकिल, आधा। इसी को हम असल में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में जितना भी साइकिल कंप्लीट करा होगा, जितना भी चक्कर उसने मारा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये होता है कि कितनी बार अकरेंस हुआ है। जैसे मान के चलो ये नासिक है, नासिक से मुंबई ट्रेन जाती है, तो हम पूछेंगे कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका मतलब दिन भर में कितनी ट्रेन जा रही हैं यहाँ से, वैसा हुआ, तो नंबर ऑफ अकरेंस को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ भी है, तो ये एक सेकंड में या यूनिट टाइम में, सेकंड आप घंटा मिनट कुछ भी ले सकते हो, तो पर एसआई में हम सेकंड में ही बात करेंगे। 1 सेकंड में जितना चक्कर उसने काटा उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो देखो 1/2 कैसे आया होगा, टाइम पीरियड है ना, अरे भाई, है ना। तो यानी एफ बराबर क्या हो गया, 2 क्या था, टी था ना, टी, यानी 1/t हो गया, समझे कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब 1/t इसका होता है फॉर्मूला। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स या तो हर्ट्ज इसकी यूनिट हो जाएगी, समझ गए। आगे बढ़े, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये हमारे लिए कुछ नया है ना, नाम
तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा समझ लो कि एंगल का कुछ तो चर्चा हो रहा है। तो चक्कर हमने यहाँ पे दिखाया था कि स्ट्रेट लाइन में, है ना, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, इसको हम एक चक्कर कहते हैं, ठीक है। ओके, हम क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया, इसको हम चक्कर कहते हैं। लेकिन चक्कर का दूसरा एक मतलब भी हो सकता है। चक्कर का मतलब ये हो सकता है, सपोज करो एक सर्कल हमने बनाया, दिस इज ए सर्कुलर पाथ लेट से, है ना, और अब हम इस पे घूम रहे हैं, ठीक है। हमने मान के चलो कि हम फिलहाल यहाँ थे, है ना, यहाँ पे थे, और हम जैसे यहाँ से ऐसे जा रहे थे तो वैसे ही हम यहाँ से ऐसे जाएंगे। ये आधा चक्कर हुआ, और जब यहाँ से फुल यहाँ जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको हम? एक चक्कर, है ना। तो इस चक्कर का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर अगर आपका रिप्रेजेंटेशन सर्कुलर है, आपका रिप्रेजेंटेशन क्या है, सर्कुलर, तो उस केस में जो भी नंबर ऑफ अकरेंस होगा एक सेकंड में, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जो भी आपका एक सेकंड में जैसे वहां पे चक्कर आप बोलते हो, तो उस चक्कर को आप किससे मल्टीप्लाई करो, एंगल के टर्म्स में करो, 2 पाई, है ना। 2 पाई से अगर आपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या तो हम सिंपली एफ को अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाता है। आई बस समझ, जैसे क्या बोला हमने, आधा चक्कर, जो इसके पहले वाला हमारा एग्जाम्पल आया था, तो आधा चक्कर में कितना एंगल कवर करेगा, पाई करेगा ना। देख यहाँ से यहाँ था, आधा का मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे टुक 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 चलते हुए यहाँ तक आ गए, तो कितना एंगल कवर किया हमने, पाई। तो ये कैसे आया होगा, 0.5 में हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई करा होगा तभी तो आया होगा। तो ये चीज़ क्या है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये 2 पाई है, ये दोनों मिल करके एंगल बना 2 पाई एफ। 2 पाई इंटू 0.5 मतलब आधा पाई, सॉरी पाई मैंने 180 डिग्री, अगर हम डिग्री में बात करें तो, ठीक है। तो ये 2 पाई एफ से क्या बन गया, ये कुछ एंगल बन गया, इसीलिए इसका नाम फ्रीक्वेंसी नहीं, जब एफ में हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाता है मेरे भाई, है ना। क्या बन जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वहाँ पे उसको हम ओमेगा का नाम देते हैं। आई बात समझ में अच्छे से? ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। ओके ठीक है, अब देखो, अब जो है हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला है, अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड कितना, 4, पीरियड कितना, 4। ओके, अभी बोला है कि 4 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम। अरे बस समझ में, तो कुछ ऐसा है स्टोरी, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। एन एग्जाम्पल नंबर 5.2 है, ये आपकी किताब का है, बुक का है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में, ठीक है। चलो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये, है ना, ये है एक एक करके, पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड कितना, 4 सेकेंड। तो हमने टी बराबर क्या लिख लिया, हमने लिख लिया टी बराबर 4 सेकेंड, सही है। उसके बाद बोला है कि एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, मतलब ए कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब उसके बाद बोला है कि आप इसको बताइए कि कितना ये जो है कितने सेकंड में वो फाइंड द टाइम, कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव एक्सट्रीम, यानी स्टार्टिंग में कहाँ पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, है ना। यानी स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है, दिख रहा है आपको ढंग से, है ना। इसको एक्सट्रीम बोलते हैं, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो राइट वाला हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम है। अब बोला है कि इट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, यानी यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहाँ से यहाँ वो 1 सेंटीमीटर चल देगा, वो समय बताना है। मतलब टी बराबर 0 पे यहाँ है और टी बराबर टी पर यहाँ होगा, हमने ऐसा माना, तो टी बराबर टी, वो टी है क्या, वही हमको तो निकालना है, ठीक है। तो हम सिंपली ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इक्वेशन जो हमने पढ़ाया गया है ना उसी को हम लिख देंगे, क्योंकि वो असल में पोजीशन आपको मालूम है ना, पोजीशन आपको पता है ना, स्टार्टिंग में वो कहाँ पे था, ए पर, ए बोले तो 4, बाद में वो 1 सेंटीमीटर इधर आ गया, मतलब 3 पर होगा, है ना। सारा मेजरमेंट हम कहाँ से करेंगे मेरे भाई, यहाँ से करेंगे। एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, 0 का, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसका जनरल इक्वेशन लिख दिया, ये आपको याद रखना है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई को आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो फाई की वैल्यू है क्या। फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई/2 हो सकता है, पाई/3 हो सकता है, पाई/6 हो सकता है, या कोई कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा, इनिशियल कंडीशन क्या है उसके हिसाब से। फाई आपको सिखाया गया था, फाई कितना है, साइन इनवर्स x नॉट अपॉन है। हमने क्या बोला, वो जब लैब में गए ऑसिलेशन कर रहा था तो हमको दिखा कि जैसे हम घुसे
वो एक्सट्रीम से चल रहा था, या तो वो आधे से निकल रहा था, या कुछ तो एक पोजीशन था वहां से वो क्रॉस कर रहा था, तो उसी के आधार पे आपको फाई निकलेगा। और फाई का फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए, हमने सीखा है ना। तो फाई की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए, और एक्स नॉट का मतलब इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन हमारा ये है, ओके सॉरी गलत कर दिया मैंने, इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, ये है। तो इनिशियल पोजीशन आपका ए ही है ना, एकदम से एक्सट्रीम पे बोला है, तो एक्स नॉट की जगह भी ए डालो और नीचे तो ए है ही। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो गया? साइन इनवर्स 1 का मीनिंग है कि साइन का वैल्यू कौन से एंगल पर 1 आता है, तो कौन सा एंगल पे 1 आएगा? तो दिस इंप्लाइज फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में? चलो ओके, ये समझ में आ गया हमको। यानी जो आपका इक्वेशन है इसके अंदर फाई को आप क्या डाल दो? पाई अपॉन 2। क्लियर है भाई साहब, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो है ये बन गया हमारा। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि कौन से समय पर x की वैल्यू 3 है, क्योंकि वहां से 1 सेंटीमीटर खिसक गया, 1 सेंटीमीटर खिसक गया मतलब पोजीशन क्या हो गई? 4 से वो 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे, ओके। और यहाँ पे 1 की जगह पे 4, और साइन इनवर्स बाकी जैसा है वैसा। अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 3/4 हो गया। अब 3/4 जो है उसको जब हमने साइन इनवर्स करके ऐसा करा, तो एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्ट वैल्यू तो इससे नहीं मिल पाएगा, 48.5 ही कैलकुलेटर से निकाला गया है। आप अप्रॉक्सीमेटली कुछ तो वहाँ पे करोगे, और असल एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा, या आएगा तो वैल्यू दे देगा कि इसका वैल्यू ये होता है। क्लियर है क्या, है ना। मोटा मोटा हम अंदाजा लगा सकते हैं 3/4 जो है वो कितना है? 0.75। थोड़ा सा हम अंदाजा लगा लेंगे, मान के चलो ये हमारा थीटा है और ये हमारा साइन थीटा है, समझे क्या? थोड़ा मैं अंदाजा लगाने की बात कर रहा हूँ कि कैसे अंदाजा लगाते हैं, ठीक। अब ये थीटा की वैल्यू मान के चलो 30 डिग्री है ना। तो साइन थीटा कितना होता है? हाफ। हाफ बोले तो कितना? 0.5। अच्छा, ये 45 है, कितना होता है ये? 1/√2। ये कितना हो जाएगा? 0.707। ये करके देखना। अब है 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होगा? ये सब आपको वैल्यू याद होगा, है ना। 30, 45, 60 ऐसे तो याद करवाया जाता है। साइन 60 कितना होगा? √3/2 बोले तो 1.732/2 बोले तो कितना? 0.85 के आसपास, समझे क्या? समझे मेरे भाई? 0.85। अभी देखो ये कहाँ ना कहीं ये 3/4 बोले तो 0.75 कहाँ लाई कर रहा है मेरे भाई? 45 के क्लोज है, 60 से तो बहुत दूर है, क्योंकि 0.85 हो गया। जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं, 0 से 90 की तरफ जाएंगे, वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है ना। तो 45 से ज़्यादा होगा या कम होगा? तो इसका मतलब 45 से ज़्यादा होगा। 45 से ज़्यादा मतलब 48 सही है ये। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलो ओके, और एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हारा कैलकुलेटर से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किताब वाले ऐसे ही हैं, थोड़ा सा दे देते हैं उसको ऐसा, ना उनको ऐसा देना चाहिए जो कि आसानी से हम निकाल पाए बिना कैलकुलेटर के। अब हम टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करें वो हम निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये है हमारा मेन इक्वेशन f = -kx। इसी से हमने सारी चीज़ें, सारी कहानी की शुरुआत की थी ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा स्प्रिंग है, क्या है ये? स्प्रिंग। और स्प्रिंग के अंदर ये हमारा, ये ऐसा पकड़ लो, ये हमारा मेन पोजीशन है ना। और ये +a और ये -a, राइट एक्सट्रीम और वो लेफ्ट एक्सट्रीम। अभी कहीं बीच में, कहीं भी इंटरमीडिएट पोजीशन पर वो है, और इस जगह पर ये x दूरी है, तो इस जगह पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? kx लेफ्ट साइड में। क्लियर है? उसी के करस्पॉन्डिंग ये वाला हमारा इक्वेशन है। अब हमको ध्यान रखो, हमको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने सीखा है, कितना सीखा है? हमने सीखा है t बराबर 1/f, या सिंपली f = हमने पढ़ा था 1/t, उससे ये आ गया। और थोड़ी देर पहले हमने ये भी सीखा कि ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है। तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2π। तो टाइम पीरियड चूंकि इसका f का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा भाई? टाइम पीरियड इसका उल्टा है, तो उलट लो इसको। उलट लिया तो क्या आ गया? 2π/ω आया ना। समझे कि नहीं समझे? क्या है? उल्टा किया तो इसको उलट लिया हमने।
उलट लिया तो 2π/ω आ गया हमारा। 2π एक तरीके से एंगल है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, तो मोटा मोटा ये भी समझ सकते हो रेफरेंस जो सर्कल हमने सीखा तो उसमें चक्कर काटने में कितना एंगल कर्व करता है 2π, कितने स्पीड से करेगा तो उसी को असल में ओमेगा कहते हैं। तो 2π/ω जो हमारा वैसे टाइम का फॉर्मूला होता है वही है ये चीज़ देखा जाए तो, ठीक है ना। ओके ऐसा ठीक, या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ से ओमेगा बराबर 2π/t, समझे कि नहीं। तो ये दोनों में से कोई सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर -k/m इंटू एक्स हो गया, ठीक। अब यहाँ पर k/m को हमने बोला था ओमेगा स्क्वायर मान लो, तो ओमेगा हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा क्या आ गया √k/m, है ना, ऐसा आया। अभी t बराबर कितना हो गया 2π/ω फॉर्मूला है, यानी 1/ω है, तो 1/ω मतलब उल्टा, यानी √m/k यहाँ पर हो जाएगा आपका मेन फॉर्मूला टाइम पीरियड का, समझ गए। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा 1/टाइम पीरियड, तो 1/2π इंटू √k/m होगा, ये हमारा हमें समझ में आता है, सबको समझ आ गया अच्छे से। टाइम पीरियड मतलब ऐसा करने में जो भी रिपीट होता है, एक जगह से चलता है वो पार्टिकल, फिर कहीं जाता है, फिर वापस वहीं आता है, वो इसी को लगा हुआ समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं। मान के चलो कि हम एक दिन में यहाँ पे ऐसे स्टूडियो में आते हैं, इसका मतलब एक दिन हमारा टाइम पीरियड है, हम आधे घंटे में आते हैं तो आधा घंटा हमारा टाइम पीरियड, लाइक दैट, है ना। तो रिपीट होने में जो समय लगा उसी को कहते हैं। तो इसके केस में कैसे निकालोगे ऐसा। अभी ध्यान रहे ये जो k है उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट ना। स्प्रिंग भाई साहब तो एक एग्जांपल है ना, स्प्रिंग की जगह कुछ भी हो सकता है ना। मास, ये मेन इस मास की बात करते हैं हम, इसका ऑसिलेशन हो रहा है, ये तो एक जरिया है ना, बिना उसके भी हो सकता है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये देखो, ये हमारा चार्ज्ड रिंग है ना, ये क्या है हमारा चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के दोनों साइड में फील्ड होता है ना, इधर पे फील्ड और इधर पे फील्ड। ये फील्ड जैसे बाहर की तरफ होगा और ये भी इधर पे अवे होगा, सेंटर से अवे होता है ना, ये सेंटर है हमारा। तो यहाँ मान के चलो कि तुमने एक चार्ज, दूसरा चार्ज रखा है ना बीच में, -q चार्ज, क्या रखा हमने -q। जब तुमने ये -q चार्ज रखा है तो क्या होगा, ये -q चार्ज को तुमने थोड़ा सा शिफ्ट किया एकदम से बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे तुमने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब करके हम यहाँ तक लेके आए। अब चूंकि ये -q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की का डायरेक्शन ये है, तो हमने ये सीखा है नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। यहाँ पे किधर फोर्स लगा, उल्टा। दैट मीन्स व्हाट, यू जस्ट ट्राइड दिस चार्ज टू शिफ्ट राइट, बट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज एक्टिंग लेफ्ट। दैट मीन्स दिस फोर्स विल एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स कैसे एक्ट करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स जैसा काम करेगा। इसका मतलब ये उसको उधर लेके जा रहा है, अच्छा इधर लेके जा रहा है, यहाँ पे जो भी मैक्सिमम फोर्स लगा होगा, जैसे जैसे इधर आएगा तो फिर से वही कहानी, यहाँ जैसे जैसे आएगा इस जगह पे फोर्स फिर से क्या हो गया 0, समझ गए 0 हो गया। पर क्या ये रुक जाएगी गाड़ी यहाँ पर, या चार्ज रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास रफ्तार आ गई है, रफ्तार बढ़ी नहीं यहाँ से यहाँ तक। जब उसके पास रफ्तार आ गई, ये रफ्तार बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, ये इसको जगह को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर करके कहीं ना कहीं एक पोजीशन है जहां पर जाकर के उसकी स्पीड स्लो होकर के एकदम से 0 हो जाएगी। बट इंस्टेंटली अगेन द मोमेंट यू क्रॉस दिस पोजीशन, अगेन द फोर्स विल बी उल्टा, है ना, फोर्स पलट जाएगा, क्योंकि फिर से ये माइनस चार्ज है, इधर का फील्ड इधर है, लेकिन फोर्स किधर लगेगा, उल्टा। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी ऑसिलेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है ऑसिलेशन बस स्प्रिंग के अंदर होता है, ऑसिलेशन में स्प्रिंग बस एक जरिया है, जैसे इसके अंदर जरिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से। सिमिलरली ऐसा अर्थ के केस में भी हो सकता है, अर्थ में अगर आपने बहुत बड़ा होल कर दिया एकदम डायमेट्रिकली, तो वहाँ भी ऑसिलेशन हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, अगर आप जेई की तैयारी करते हो, आपने बुक्स अच्छे अच्छे देखे होंगे, उसमें ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, है ना। तो मैं बस वही बताने वाला था कि के इज नॉट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बट इट विल बी कॉल्ड फोर्स कॉन्स्टेंट। क्या कहलाएगा हमारा, फोर्स कांस्टेंट। ओके, हाँ स्प्रिंग के केस में यही स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, आई बात समझ में। चलो अब उसके अंदर नीचे m, तो m क्या है, वो मास है जिसको आप ऑसिलेट करवा रहे थे, उस तरीके से चार्ज का जो मास है वही m है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। एज सच इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं कि क्या पता काम में आ जाए, है ना। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या है,
हम बेसिकली इसमें दो टाइप से कॉम्बिनेशन करते हैं, एक सीरीज करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, पैरेलल। सीरीज में क्या होगा कि आप कनेक्शन कुछ इस तरीके से करोगे, एक एंड खत्म हुआ दूसरा एंड जोड़ दो, है ना। ओके, तो एक एंड खत्म हुआ, एक स्प्रिंग खत्म हुआ, दूसरा स्प्रिंग हमने जोड़ दिया। इस स्प्रिंग का K1 दूसरे का K2, यहाँ पे स्प्रिंग के साथ एक कनेक्टेड मास है ना, जिसको हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। जब हम स्ट्रेच करेंगे तो कुछ एक इसका स्ट्रेचिंग होगा, जिसका जनरल हम वैल्यू लिख रहे हैं। जो भी ओरिजिनल पोजीशन था, ये ओरिजिनल पोजीशन या मीन पोजीशन कह सकते हैं इसको। यहाँ पे नेट फोर्स 0 था। जैसे आपने स्ट्रेच किया मेरे भाई, तो कितना हो गया, वो x दूरी गया ऐसा, ठीक है। अभी कंपेयर करें, अगर सिंगल स्प्रिंग है तो हमको स्ट्रेचिंग में जो भी ताकत लग रहा था इसमें उतना ही लगेगा, कम लगेगा, ये डिपेंड करेगा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब। लेकिन एक बात तय है, ये जो स्ट्रेचिंग है असल में ये दोनों में स्ट्रेचिंग जो भी हुआ होगा उसके समेशन के बराबर, ये समझते हो। जब फोर्स लगा रहे हो, इसको खींच रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेचिंग दोनों में होगा ना, होगा कि नहीं होगा, है ना। हो सकता है एक पतला स्प्रिंग है तो उसमें ज़्यादा हो गया, और एक बहुत हैवी स्प्रिंग है तो उसमें कम हुआ। इट डिपेंडिंग अपॉन के क्या है उस पर ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन x1 x2 हमने इन जनरल अलग अलग माना है। बट वी नो दैट कि x का वैल्यू, है ना, x1 और x2 के जोड़ के बराबर होगा। ये मानते हो ना आप कि नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा आगे आते हैं। अभी जो पोजीशन है, ये जो देखो, इस पर दो फोर्स लग रहा है। एक इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया है, एक जो स्प्रिंग राइट साइड में उसने फोर्स लगाया, एक जो स्प्रिंग लेफ्ट साइड में उसमें फोर्स लगाया। इस पॉइंट पर राइट साइड वाले स्प्रिंग ने अपनी तरफ फोर्स लगा के खींचा होगा, इस पॉइंट को चाहता होगा चल भाई तू इधर आ जा, ऐसा, इधर है इसलिए। और ये क्या चाहता होगा, नहीं भाई तू उधर मत जा, तू इधर रहे, ऐसा। आई बस में ऐसा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा होगा, ये जो फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाएगा, तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर kx, है ना। तो कितना लगा दिया, K2x2। इसके अंदर जो भी एक्सटेंशन हुआ इसके हिसाब से फोर्स लग गया। सिमिलरली इसने भी फोर्स लगाया होगा K1x1। अब एट एनी इंस्टेंट द मोमेंट दिस ब्लॉक हैज बीन स्ट्रेच्ड, है ना, अप टू x लेंथ, ये वाला पॉइंट तो इक्विलिब्रियम में है, ये कहीं नहीं जा रहा, उधर ही पड़ा हुआ है। जब हम स्ट्रेचिंग करके ऐसा रखे हुए हैं तो क्या होगा, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या है मेरे भाई, बराबर है। दैट इज द पॉइंट मेरे भाई, है ना, वही पॉइंट है। तो वो पॉइंट है, उसी को पकड़ लो। K1x1 बराबर K2x2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना है ना। ये चीज हो गया। अभी ये अगर आपको पता है तो आगे सब कुछ हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम एग्जैक्टली अगर हम F से रिश्ता देखें तो F जो फोर्स है उसके करस्पॉन्डिंगली जो मास पे लग रहा है, F इधर लाया हमने फोर्स, और एग्जैक्टली फोर्स से कनेक्टेड जो दूसरा स्प्रिंग है उसने फोर्स किधर लगाया, उल्टा, K2x2। ये हम जो फोर्स लगाए हैं हम चाह रहे हैं इधर आए, और स्प्रिंग नहीं चाहते इधर आए, वो ले जा रहा उधर, क्योंकि ये वाला फोर्स है। समझे कि नहीं? अगेन F इक्वल्स टू K2x2 इक्विलिब्रियम में है। आई बात समझ, यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। आई बात समझ में आता? देखो अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने F को, है ना, लिख दिया K इक्विवेलेंट इनटू x। हम चाहते हैं इन दोनों स्प्रिंग की जगह पे एक ऐसा बाहुबली स्प्रिंग आए जो कि अकेला वो काम करे ना। वो स्प्रिंग हमने यहाँ बनाया नहीं है, बाहुबली स्प्रिंग बगल में बनाते हैं। लेट्स से हमने इन दोनों की जगह पे, सॉरी, इन दोनों की जगह पे हमने एक सिंगल, क्या हो रहा है, इन दोनों की जगह पे हमने एक सिंगल स्प्रिंग बनाया, है ना, जिसको हमने K इक्विवेलेंट का नाम दिया, और सेम फोर्स F है और इसका स्ट्रेचिंग भी x है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आएगा, K इक्विवेलेंट x और बराबर F। आई बस समझ में? यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, F की जगह पे हमने K इक्विवेलेंट x लिख दिया, और राइट साइड में K2x2 था ही। अभी क्यों कर रहे हैं कि हम दो स्प्रिंग का झंझट नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि दो स्प्रिंग की जगह एक सिंगल स्प्रिंग रहे जिससे हम काम कर सकें और उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, K इक्विवेलेंट लगा दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अभी जो है x की जगह पे क्या लिख दिया हमने, x1 प्लस x2, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि स्ट्रेचिंग दोनों से मिल करके आई है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया, x1 प्लस x2, और यहाँ पर राइट साइड में क्या था, K2x2 था ही, देख लो यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से समझना, बने रहना। अब जो है देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर x1 को रिप्लेस कर दिया इससे। कैसे रिप्लेस किया, देख, x1 यहाँ से निकालो, कितना आएगा, K2x2 अपॉन K1 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा K2x2 अपॉन K1।
हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे रख दिया, ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे रख दिया के इक्विवेलेंट, और यहाँ पे x1 की जगह पे k2 x2 अपॉन k1, और यहाँ पे प्लस x2 बराबर k2 x2। समझ गए? क्योंकि बीच का एक थोड़ा सा स्टेप अवॉइड किया है। अब यहाँ से x2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये कहाँ निकल गया, बाहर, तो हमने x2 को बाहर निकाल लिया। समझ गए? तो क्या बच गया यहाँ पे k2 अपॉन k1 प्लस 1 बचा ना अंदर में, k2 अपॉन k1 प्लस 1। ओके मेरे भाई, है ना। अच्छा अब देखो, अब जो है यहाँ पर ये k इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा, इसको अगर हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो k इक्विवेलेंट है ना, इनटू यहाँ पे देखो हो रहा है k2 प्लस k1 अपॉन k1, और यहाँ पे k2 राइट साइड में दिख रहा है सबको, है ना। अच्छा अब उसके बाद k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k1 k2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। समझ गए? अच्छा अब ये यही फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे है। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा ही हमने कुछ तो पढ़ा था रेसिस्टेंस के केस में, रेसिस्टेंस के केस में जो पढ़ा था याद है, ये हमने पैरेलल में पढ़ा था, यहाँ पे कैसे है, सीरीज में है, नहीं उसको भाई उल्टा है, इसे ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद इसको उल्टा करके लिखा जा सकता है, जब आप उल्टा करके लिखेंगे तो ये आएगा 1 by k equivalent equals to 1 by k1 plus 1 by k2 if there are more than 2 springs are connected then this can be forwarded like this। तो बढ़ाया जा सकता है 1 by k का रेसिप्रोकल को ऐड करते रहो, 1 by k1 प्लस 1 by k2 प्लस 1 by k3 प्लस 1 by k4, ऐसा करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। आई बात समझ में कुछ इस तरीके से। अब अगर हमने दो तीन स्प्रिंग लगा दिए, अब मास है वहाँ पे, और आपसे पूछा यार आप टाइम पीरियड बताओ, तब जो आप टाइम पीरियड बताएंगे उस केस में क्या होगा, तो टाइम पीरियड हमने पढ़ा था t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा था असल में m बाई k, ये था ना, ये था ना, ये था ना, ये था, है ना, m बाई k। यहाँ पे आप k इक्विवेलेंट रखोगे, समझे कि नहीं, क्या रखोगे आप, m बाई k इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके ठीक है, चलो अब कुछ और बातें इसके अंदर कही गई हैं, जैसे कि फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग कनेक्टेड इन द सीरीज आर सेम, ये हमें समझ में आ गया। जो भी फोर्स है, क्योंकि एक लाइन में है, जैसे कि टेंशन है ना, एक लाइन में अगर है तो हर जगह पर टेंशन सेम होता है। सिमिलरली टेंशन किसमें, स्प्रिंग में, सॉरी स्ट्रिंग में। सिमिलरली स्ट्रिंग अगर एक लाइन में कनेक्टेड है तो सब पे फोर्स क्या होगा, सेम है। क्यों कहा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे फोर्स अगर अलग अलग होगा, यहाँ का फोर्स अलग, यहाँ का फोर्स अलग, तो फिर क्या होगा कि वो कम ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाएगी, है ना, सॉरी वो क्या होगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये फिक्स है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। जब इक्विलिब्रियम में आया है ना, तो फोर्सेस इक्वल होगा, तभी तो बैलेंस है वो, क्लियर। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है, सब जगह फोर्स क्या है, सेम है, ठीक है। F बराबर वही k2x2 यहाँ पर का फोर्स, और k2x2 बराबर k1x1 यहाँ पर का फोर्स, तो इन दोनों में फोर्स कितना हो गया, सेम हो गया जब सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरा, इन जनरल द एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग इज डिफरेंट। इन जनरल क्यों लिखा है, एक में जो हमने बताया कि मान के चलो पतला स्प्रिंग है तो उसके अंदर यानी k का वैल्यू अगर कम है तो उसके अंदर स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो जाएगा, k का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है, लीनियर है वो, ठीक है ना, एक ही लाइन के अलॉन्ग है। अब जब मान के चलो इक्विवेलेंट स्प्रिंग, हमने एक ही जैसा स्प्रिंग, एक ही कंपनी से दो सेम स्प्रिंग लाए हैं, एक ही जैसा दिखता है, डायमेंशन सब कुछ सेम है, तो उसके अंदर स्ट्रेचिंग सेम हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ लिखा, इन जनरल दोनों का स्ट्रेचिंग अलग अलग होगा, दोनों का जो एक्सटेंशन है अलग अलग होगा, लेकिन वैसे सेम भी हो सकता है। तो हमने x1 x2 की जगह पे x दोनों जगह रख सकते थे, ठीक है। अच्छा अगर मान के चलो n आइडेंटिकल स्प्रिंग हमने लगा दिया, हमने क्या कर दिया, n आइडेंटिकल स्प्रिंग अगर हमने लगा दिया, तो फिर पूछा गया है कि इक्विवेलेंट जो है क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट या उसका फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने ये लगाया होगा, सीरीज में लगाया है, तो अब इक्विवेलेंट है तो भाई क्या करोगे आप, 1 बाई k प्लस 1 बाई k। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, सबका सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है, 1 बाई k 1 बाई k 1 बाई k हम n टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स 1 बाई k। ये क्या है, 1 बाई k इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हमको k इक्विवेलेंट करना होगा तो क्या करेंगे, k टाइम्स n करेंगे। आई बस समझ में, हमको k इक्विवेलेंट करना होगा तो क्या करेंगे हम, k टाइम्स n करेंगे।
के अपॉन एन करेंगे, ठीक है, 1/n टाइम्स के, ठीक। अच्छा ओके ठीक है। अब देखो, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कुछ इस तरीके से कनेक्शन, ठीक है। आपने कुछ इस तरीके से किया है, दोनों आपका स्प्रिंग है ना, आपने उसको एक मास से अटैच कर दिया है। मास से अटैच करने का मीनिंग है कि हम इस पे इस तरीके से ऐसा फोर्स लगाना चाहते हैं, इस तरीके से अगर हम फोर्स लगाना चाहेंगे, हम ऐसा इस पर फोर्स लगाएंगे तो हमको ये समझना है कि जो दो पॉइंट है यहाँ और यहाँ, ये दोनों पॉइंट पर फोर्स इक्वल लग रहा है या अनइक्वल, पहले ये समझना पड़ेगा। देखो तो ये अनइक्वल लग रहा है, आपने स्ट्रेचिंग कर दी, ये यहाँ से यहाँ आ गया, स्ट्रेचिंग इसमें समान हुआ है, क्योंकि इसमें इस तरह ऐसा नहीं किया हम, ऐसा करके हमने ये टेढ़ा कर लिया, ऐसा तो नहीं है, हमने ये सीधा ही करा है ना। जो हमने ये सीधा ही करा है वो स्ट्रेट ही है वो, तभी क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो स्ट्रेचिंग समान है, तो स्ट्रेचिंग समान है तो एक का फोर्स हो जाएगा k1 × x, दूसरे का फोर्स हो जाएगा k2 × x, जिसकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से फोर्स लगाएगा। k1 k2 चूंकि अलग अलग है, क्योंकि दो स्प्रिंग अलग अलग हैं, तो फोर्स भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो k1x और ये k2x, तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हमको ये पता है कि यहाँ पे दो दो भाई साहब, एकदम से दो भाई लोग हैं जो कि इस f को बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल्स टू k1x प्लस, दोनों फोर्स मिलाना पड़ेगा, एक का 3 न्यूटन दूसरे का 6 न्यूटन, तो 9 न्यूटन, लाइक दैट, ठीक है ना, कुछ ऐसा। तो यहाँ से हमने x को कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा k1 + k2 × x, फिर से अब इन दोनों को हटा करके एक हम बाहुबली लेके आए है ना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग अगर हमने लगा दिया, इन दोनों को हटा करके हमने एक सिंगल लगाया, ऐसा वही सब कुछ वही है, इसको हमने क्या बोला कि इक्विवेलेंट, और वो स्ट्रेचिंग समान कर रहा है, एक ही ऐसा स्ट्रेचिंग है, मतलब पहले भी x और अभी भी x, तब क्या करेंगे k इक्विवेलेंट × x। अभी तो बहुत आसान है, कंपेयर करो 1 और 2 को, जब 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो फिर ये k इक्विवेलेंट बराबर k1 + k2 कहा जाएगा ना। आप देखो उधर पे ध्यान से, ये यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना है k1 + k2, आई बस समझ में, है ना। चलो अब यहाँ पर अगर मान के चलो, जैसे ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि वहाँ पे सीरीज में जो था रेजिस्टेंस के केस में, वो स्प्रिंग में पैरेलल में आ रहा है, और जो उधर पैरेलल में था वो इधर सीरीज में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब जो है अगर n यहाँ पे n स्प्रिंग होंगे, है ना, किस में, पैरेलल में, तो फिर क्या करेंगे हम, n टाइम्स k हो जाएगा, n होगा तो क्या हो जाएगा n टाइम्स k हो जाएगा, आई बस समझ में, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इन पैरेलल कनेक्शन द डिफॉर्मेशन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग आर सेम, जैसे भी हमने बोला था दोनों में x हुआ है ना, ऐसा नहीं कि एक में x1 दूसरे में x2, जैसे कि उसके अंदर, तो उसके अंदर आज़ादी थी, ऐसे इसके अंदर आज़ादी नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह से जस्ट शिफ्ट करो, यहाँ से हम यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है, ओके, इसलिए ऐसा हुआ है। अच्छा, इन जनरल फोर्सेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्प्रिंग, फिर से इन जनरल लिखा है, मतलब क्या, इसका मतलब ये है अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग होगा तो फोर्स भी आइडेंटिकल होंगे, मतलब दोनों में सेम फोर्स लगेगा। अभी स्प्रिंग अलग अलग, एक पतला एक मोटा है, लाइक दैट, कुछ ऐसा होगा, है ना, तो उसमें जो फोर्सेज हैं वो जो है वो अलग अलग होंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। ओके चलो, समझ गए, वेरी गुड। चलो अभी हम थोड़ा सा एनर्जी की चर्चा करते हैं ना, हम किसी की चर्चा करेंगे, एनर्जी की, ठीक। अब एनर्जी की तरह है ना, उस पर हम आते हैं वापस से, ये देखो आपको ये बताया गया था, ये यहाँ पे रेफरेंस सर्कल मेथड लिखा है, इस पे वापस आएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने सीखा ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, हमने सीखा ना किस किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है देखो ये भी हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, ये भी आने वाला है, एनर्जी 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 ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM आ गया हमारा, है ना। ये देखो ये वाला जो दिख रहा है आपको, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ये वाला, ठीक है, represent graphically the variation of kinetic energy, potential energy and total energy of a particle performing linear SHM with respect to displacement, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको भी हम लोग करने वाले हैं, अभी अभी देखेंगे हम लोग। 2008 में पूछा था, और कब पूछा है जरा सा मैं एक बार नज़र मारता हूँ, है ना, 2014 में देखो एकदम से पूछा भाई, स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, ठीक है। अभी कैसे निकालना है वो अभी हम लोग समझेंगे
है ना। और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं 2015 में देखो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2015 में हेंस इवेल्युएट पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा ना। कैसे करेंगे वो तभी होगा, अभी तो नहीं होगा सर ना। देखते हैं आगे और आगे देखते हैं और आगे देखते हैं। हाँ 2017, ठीक है ना। 2017 में पूछा है प्रूव दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैंस ग्राफिकली सो दैट द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफिकली कुछ तो बताया गया है ना। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। फिर 2017 के बाद, 2017 के बाद है ना, ये देखो 2019 है ना, 2019 में आया था ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये आया हुआ है। तो इसका मतलब 19 में भी आया है, तो नहीं ये पॉपुलर है। 17, 19, 15 मतलब हर साल एक छोड़ छोड़ के आ रहा है ना। 19 के बाद 21 में आया होगा और देखते हैं नीचे, ठीक है 20 में आया है। एट विच पोजिशन द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज प्योरली पोटेंशियल। मतलब प्योरली पोटेंशियल का मीनिंग यह है कि काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो। प्योरली पोटेंशियल का मतलब मीनिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये शॉर्ट आंसर है। तो अगर ये इसका नॉलेज है तो हमको इसका बाकी कर सकते हैं। देखो तो लॉन्ग नहीं पूछा है, 19 के बाद 21 और इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है, उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। तो कुछ नहीं, बस वो हम जान जाएंगे एनर्जी का कैसे क्या खेल होता है, हम सीख जाएंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलो हम आगे आते हैं। उसके बाद सिंपल पॉइंट में तो हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो एनर्जी का ख़त्म कर लेते हैं आज का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चलेगा। हाँ, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। देखो अभी क्या होता है कि जब भी कहीं भी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, तो ज़्यादातर केसेस में वहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ भी रीस्टोरिंग फोर्स है तो यहाँ भी एनर्जी है। कैसे पता, तभी देख सकते हो अगर आपका ये पाथ है और ये मीन पोजीशन था, और आप देखिए अगर आपने पार्टिकल को इस जगह से स्ट्रेच करके यहाँ तक आप लेके गए, तो अगर यहाँ पे आप छोड़ते हो तो यहाँ रहता नहीं है, वो वापस से यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी है, तभी तो रह नहीं रहा वो, है ना। मान के चलो इसको हम तोड़ देंगे, इसको हमने तोड़ दिया तो वापस से वैसा जुड़ेगा क्या, नहीं, एनर्जी नहीं रही। फिर इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये नीचे जाता है, इसका मतलब एनर्जी है। तो कहीं भी अगर जहाँ पर आप यहाँ पे रखना चाहते हो स्ट्रेचिंग करके पर रहता नहीं, इसका मतलब एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। तो वही वाला एनर्जी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एसएचएम के अंदर वो एनर्जी है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। देखो व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स एसएचएम इट पोजेस सम वेलोसिटी, इसके अंदर क्या है, रफ्तार है ना, विथ इट हैंस इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। ये तो क्लियर हो गया, कौन सी एनर्जी मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है। अच्छा, उसके बाद बोला है कि सिंस देयर इज restoring force present with the system it has also potential energy stored। यानी अगर restoring force है इसका मतलब उसके अंदर एक और एनर्जी स्टोर है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। जहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा है वहाँ वहाँ ऐसा एनर्जी या कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एनर्जी होता है, और वो कंजर्वेटिव फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि उसको लेके जा रहा है वापस उस जगह पे, ठीक है, एसोसिएटेड विथ इट। तो ये चीज़ें हैं। अभी उसके बाद लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। तो किसी भी जगह पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। यस कांस्टेंट है कि क्या है वो बाद की बात है, पर इक्वल होगा किसके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के समेशन के बराबर होगा। ये हमको समझना पड़ेगा। आई बात समझ में यहाँ तक, आगे बढ़े चलिए। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं कि क्या है वो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चलो अब ये पाथ है यहाँ का, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो एकदम से ये वाला मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कहीं एक दूर जा करके, है ना, हमने देखा तो वहाँ पे हमको दिखा कि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। और जो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर पहले से थी, और ये यहाँ पर हमने जब इसको लेके आए तो वो एनर्जी चेंज हो गई। अब जो भी एनर्जी हुआ है उसका नाम हम यू ऑफ एक्स देंगे, मतलब एक्स के फंक्शन में हम एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी देखो इसको हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हमको पता है कि इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, F = -kx है ना। और एक ऐसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है,
और कंजर्वेटिव फोर्स का एसोसिएशन किसके साथ होता है? तो कंजर्वेटिव फोर्स का एसोसिएशन होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी उसको लिखा। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच जो रिलेशन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये आपने वर्क पावर एनर्जी में अच्छे से पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यही चीज़ होता है, उसको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तभी यहाँ पे माइनस अगर साइन हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यू आई माइनस यू एफ, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, है ना। ओके ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा यू आई माइनस यू एफ इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे कैंसिल करो तो ये वाला सही है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसके आगे अगर हम देखेंगे तो देखते हैं नीचे क्या है। हाँ सॉरी, है ना, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स क्या पढ़ा है हमने? एफ डॉट डी एक्स, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो हमने देखा उस केस के अंदर फोर्स का वैल्यू क्या है? के एक्स, और डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप देखोगे उसके अंदर तो फोर्स, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, है ना, कहीं बीच में है, तो इसको यहाँ तक जाना है। तो फोर्स किधर है? फोर्स इधर है, इधर के एक्स के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से स्ट्रेच करके राइट लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? उधर। तो डी एक्स और फोर्स के बीच का एंगल कैसा हो गया? 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री हमने लिख दिया। तो 180 कितना होता है? -1। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर आएगा, है ना। तो जब हमने पढ़ा यू आई माइनस यू एफ इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन कितना है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा इनिशियल जो हमने लिया है स्टार्टिंग का, हमने यू नॉट लिया है। देखो इनिशियल कितना है? इनिशियल असल में यू नॉट है। इनिशियल हमने क्या ले लिया है यहाँ पर? यू नॉट ले लिया। जब हमने यहाँ पर यू नॉट ले लिया है यहाँ पर, तो वैसे ही वही चीज़ हमने वहाँ भी दिखाया है, तो हमने उसको क्या कर लिया? यू नॉट, ऐसा, ठीक है। हमने यू नॉट माइनस क्या कर दिया? हमने यू ऑफ एक्स, है ना, एक्स पोजिशन पे हमने यू एस ऑफ एक्स कर दिया। यहाँ से हमको निकल के आगे यू ऑफ एक्स अगर निकालेंगे तो आ जाएगा यू नॉट प्लस हाफ के एक्स का। यहाँ पे देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज यू नॉट प्लस हाफ के एक्स का। यू नॉट है इनिशियल वाला, ये वैल्यू 0 भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और रेफरेंस हमने इसको 0 कर लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स के टर्म्स में हमने निकाल दिया। ये फोर्स कांस्टेंट है और एक्स क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। समझ गए यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? a sin ओमेगा t प्लस 5, एंड इफ यू पुट दैट एंड देन यू विल गेट हाफ के ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक्स का स्क्वायर करना है तो आपने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? ओके, चलो। अब उसके बाद हमारा ये ओमेगा है, ये के है। अगर इस सबको हम डालेंगे, थोड़ा सा इसमें अरेंज करेंगे, के को हम रिप्लेस कर सकते हैं। के कितना आएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करोगे तो के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम है, और के का वैल्यू हो गया एम ओमेगा स्क्वायर। हुआ कि नहीं? के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे आप क्या रखोगे? एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? अरे रुकना, हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा ना। तो कहीं से भी क्रॉस कर रहा है, उसकी रफ्तार v है, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो v आपने यहाँ पे डाल दिया, v का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप v का वैल्यू डालोगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस, ये हो जाएगा, सही है। अच्छा, तब यहाँ पर अगर हम इन कर देंगे इसको तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, जिसको अगर हम k भी कह सकते हैं, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा हमने पढ़ा था अभी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी अच्छा, उसके अभी एक्स जैसा कि था, हमने टाइम के फंक्शन में दोनों को देख लिया। काइनेटिक एनर्जी एक्स के फंक्शन में, पोटेंशियल एनर्जी एक्स के फंक्शन में। पोटेंशियल एनर्जी हमने टाइम के फंक्शन में देखा है, अब पोटेंशियल एनर्जी को हम टाइम के फंक्शन में फिर से अगर देखना चाहते हैं, है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा टाइम के फंक्शन में, है ना। वो कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली वी भी लिख सकते हो। तो डायरेक्टली हमने वी को लिखा, तो वी का वैल्यू होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, है ना। तो ये हमने इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इसको हमने यहाँ पे अगर हमने ऐसा किया तो इसका स्क्वायरिंग करके कुछ इस तरीके से आता है ना। तो इसके इस तरीके से आता है। अब तो ये काइनेटिक एनर्जी टाइम के फंक्शन में भी है, एक्स के फंक्शन में भी है। अब हम चाहते हैं टोटल एनर्जी निकालना, तो टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। टोटल एनर्जी अगर आप निकालोगे तो यू प्लस के ही करते हैं। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आप चाहो तो एक्स के फंक्शन में जोड़ कर लो, या फिर टाइम के फंक्शन में जोड़ लो, दोनों में करके देखते हैं कि क्या होता है। चलो आ जाओ, एक्स के फंक्शन हमने जोड़ा,
एक्स के फंक्शन में हाफ के एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अभी अभी देखा था हमने, भूल गए, ये देखो ये वाला हाफ के स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो वही चीज़ यहाँ पर रख दिया हमने। जब हमने दोनों को जोड़ा तो हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, जब हमने दोनों को जोड़ा तो हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ के स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो क्या बचा, हाफ के ए स्क्वायर बचा, तो हाफ के ए स्क्वायर हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो हम टाइम के फंक्शन में भी हमने करके देखा है कि क्या होता है, और हाफ के ए स्क्वायर जो है वो एक तरीके का कांस्टेंट है। टाइम में इसमें दिख रहा है क्या, एक्स दिख रहा है क्या, इसका मतलब क्या है, ना एक्स है ना टी है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा कांस्टेंट है, रुका हुआ है, वो किसी पे ना एक्स पे डिपेंड करता है ना टाइम पे डिपेंड करता, बस वो के पर और ए पे डिपेंड करता है, और किसी भी खास स्प्रिंग के लिए के कांस्टेंट है, और एम्पलीट्यूड भी ऑसिलेशन के लिए ए कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना दूर आप स्ट्रेच करके ले जाओगे, उतनी ही टोटल एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें टाइम के फंक्शन में भी देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या। तो टाइम पर भी अगर हमने देखा तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने देखा था, है ना, और ये काइनेटिक एनर्जी का हमने इसमें देखा, हाफ के स्क्वायर अगर हमने जोड़ दिया तो फिर क्या हो जाता है, अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ये जुड़ेंगे, जब ये जुड़ेंगे तो इनका समेशन क्या आएगा 1, है ना, तो हाफ के स्क्वायर इंटू 1 मतलब हाफ के स्क्वायर, यही वैल्यू है, और ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। यानी टाइम में भी अगर निकाल के देखते हैं तो भी कांस्टेंट आता है, एक्स में भी निकाल के देखते हैं तब भी कांस्टेंट आता है, मतलब ये कांस्टेंट ही है। आई बात समझ में, आगे बढ़े, चलो अभी वही चीज़ में सिखाया गया है, hence at any instant of the session the total energy of the oscillating body is constant, it does not depend on position or time, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये आपको उसके अंदर भी लिखना है। ठीक है, चलो अब आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें अगर एक चीज़ और बताया जाए हमको कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है, तो हम उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, देखो कुछ और बातें, ये हमारा एक डायग्राम दिया है जिसके अंदर एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन दिखाया हुआ है, ध्यान से देखना, एक्सट्रीम है ये दोनों और ये वाला क्या है, मीन पोजीशन। तो अभी मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर ए क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि हमने ऐसा स्ट्रेच करके यहाँ से छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और ए मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ए का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, तो ए मैक्सिमम हो जाएगा, एक्स की जगह पे ए डालो क्योंकि स्ट्रीम है, तो ओमेगा स्क्वायर ए जो है वो ए मैक्सिमम हो जाएगा। ए का फॉर्मूले से भी देख सकते हो, ए का फॉर्मूला होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, याद करो वो वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में। अभी मैक्सिमम देख करना है तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर, तो सही तो है, वैसे भी आया वैसे भी आया, कैसे भी करो। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पे v 0 होगा एक्सट्रीम पर, वहाँ से आप जस्ट पार्टिकल को रिलीज करते हो, जब पार्टिकल को आप वहाँ से रिलीज करोगे, है ना, तो क्या होगा वो, है ना, वो वहाँ पर v 0 हो जाएगी, पर 0 से वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, हमने सीखा था बीच में मैक्सिमम होता है, यानी बीच में क्या होगा मैक्सिमम, और मिनिमम तो 0 होगा, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में होता है, तो मैक्सिमम कहाँ पर है, बीच में, बीच में एक्स कितना है 0, 0 डाल दो तो कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू ए। वी का एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, याद होगा, ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, इससे भी समझ में आता है कि इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम करनी है तो ये वाला वैल्यू मैक्सिमम मतलब 1 रखना पड़ेगा, तो ओमेगा इंटू ए इंटू 1 फिर से ओमेगा, जो पढ़ा बिल्कुल सही, कैसे भी करो, टाइम के फंक्शन में देखो, एक्स के फंक्शन में देखो, दोनों ही केस में आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्स पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, या कौन से टाइम पर, या कौन से वैल्यू डालेंगे हम कॉस या साइन का तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, आप बिल्कुल निकाल सकते हो, चिंता की कोई बात नहीं, हर जगह से मैच करेगा, क्योंकि यही फिजिक्स है, यही सत्य है, सब कुछ इधर ही है, समझ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ई का वैल्यू कितना है, हाफ के ए स्क्वायर है ना, ई का वैल्यू कितना है, हाफ के ए स्क्वायर, तो वहाँ पर आएगा के का वैल्यू आप एम ओमेगा स्क्वायर रख दो, ए स्क्वायर तो है ही, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओमेगा ए असल में यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, देखो क्या है यहाँ पर, हाँ ओमेगा ए का होल स्क्वायर है, तो ओमेगा ए क्या है, वी मैक्सिमम है, तो वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर हो गया, तो ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, है ना। तो ये दो तरीकों से जो काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के स्क्वायर, तो के स्क्वायर को हमने ऐसे कर लिया, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये वी मैक्सिमम के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को यूज करके भी आप कर सकते हो। जिस वक्त पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस वक्त पे असल में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। तो टोटल एनर्जी जो है वो हाफ के ए स्क्वायर है, जो कि असल में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है एकदम से एक्सट्रीम पर, या फिर हम कहें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है एकदम से मीन पर। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो इसको हम एक थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझना चाहेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम होता है, तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। उसका डायग्राम मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूँ, जो कि यहाँ पे है नहीं, अलग से मैं करता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये आपका वही वाला डायग्राम है ना। इसमें हम थोड़ा सा पोजीशन दिखा लेते हैं। ये वाला आपका मीन पोजीशन है और आपका ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक। हमारे हिसाब से हमने ये पढ़ा है कि यू एक्स के फॉर्म में देखते हैं। यू का फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, ये था हमारा गलत लिख दिया हमने, ये काइनेटिक एनर्जी है, उल्टा लिख दिया है ना। ओके, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हमारा हाफ एक्स स्क्वायर, है ना। और इन दोनों को जोड़ करके ही, है ना भाई साहब, इन दोनों को जोड़ के ही हमारी टोटल एनर्जी आती थी। टोटल एनर्जी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर और जुड़ करके आपका हाफ के ए स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है सबको? अब ध्यान से देखना, अगर हम आपसे एक्सट्रीम पर पूछें, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्लस ए है, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस ए है, ठीक है। अब रेड नहीं, हाँ चलो रेडी करते हैं, ठीक। एक्सट्रीम पर यहाँ पर हम अगर आपसे पूछे पोटेंशियल, फट से एक्स की जगह पे आप ए डाल दो, ए डाला तो ये 0 हो गया। पोटेंशियल नहीं, ओहो सॉरी, क्या काइनेटिक, तो काइनेटिक यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या डालो, ए, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। पोटेंशियल एक्सट्रीम पर, चल भाई, तो एक्स की जगह पे ए के स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो गया आपका हाफ के ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीम से हम मीन तक गए, एक्स कितना, 0, काइनेटिक ये खत्म, हाफ के ए स्क्वायर। समझ गए? पोटेंशियल 0, अगर ये लेते हैं तो, अगर रेफरेंस पे कुछ लिया है हमने तो वो रहेगा, ठीक है। पर अगर रेफरेंस पे 0 लिया है तो 0 मान के चलते हैं। एक्सट्रीम पे फिर से गए, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस है, मैं एक्स पे माइनस से डाला तो यानी ये भी के ए स्क्वायर हो गया, काइनेटिक 0, काइनेटिक भाई साहब 0 हो गए। पोटेंशियल लड़का क्या है, 0 हुआ क्या, नहीं 0 नहीं हुआ, एक्स का वैल्यू माइनस डालेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, नहीं पोटेंशियल हाफ के ए स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे, क्या समझे? यानी अच्छा फिर से उल्टा, यानी हम ये समझ सकते हैं एक्सट्रीम पर काइनेटिक 0 है, और फिर जैसे जैसे आप इधर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीजिंग, और मीन पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। जैसे ही मीन को क्रॉस करता है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाता है, फिर से काइनेटिक एनर्जी 0, फिर से यहाँ पर फिर से क्रॉस मीन से फिर से मीन की तरफ आता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग, इधर पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग, और काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम, फिर से एक्सट्रीम पे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0, है ना, ये घटता जाता है। समझे कि नहीं समझे? पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही आप एक्सट्रीम पर हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम, यू क्या है, मैक्सिमम। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, यू की वैल्यू बीच में कितनी, 0 या तो मिनिमम, इसका मतलब यू की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और फिर से डिक्रीज होकर के फिर से यू 0 है, तो फिर से क्या होगा, फिर से एक्सट्रीम पे हाफ के स्क्वायर है, इसका मतलब फिर से यू इंक्रीज हुआ होगा, और फिर से उसी तरीके से यू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, इधर पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग, यानी एक घटता है और एक बढ़ता है, ओवरऑल चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आई है बात?
यानी अगर आप देखोगे तो आधे चक्कर में जो रियल में ऑसिलेशन हो रहा है पार्टिकल का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, पोजीशन, ये जो भी हो रहा है, तो जो एक कंप्लीट चक्कर था पोजीशन का यहाँ से लेके यहाँ फिर यहाँ, ये कंप्लीट चक्कर है, उतनी देर में ये 2 चक्कर मारता है। कौन? एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे 0 फिर मैक्सिमम फिर से 0, यानी एक चक्कर तो इसका आधे, उसके आधे में इसका एक हो गया। आ रही बात समझ में? तो जो रियल की फ्रीक्वेंसी है किसकी? ऑसिलेशन की, है ना, उसका आधा में ही ये काम हो जाता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं आगे डायग्राम। अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है ना, ये वाला, उसके हिसाब से ये -x² के प्रोपोर्शनल है, जिसका मतलब पैराबोलिक है, यानी ये उल्टा माइनस है ना, यानी ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के x² है, x² पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला ऐसे हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये वाला हमारा ऐसा, ये हमारा u का है। ठीक है। और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या? फ्लैट लाइन, ये कांस्टेंट y बराबर x का ग्राफ होता है, सॉरी y बराबर कांस्टेंट का। आई बात समझ में कि नहीं आई? कुछ इस तरीके से है। एक और चीज़ जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है, द पोजिशन व्हेन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो देखो यहाँ पर लाइन क्रॉस हो रहा है एकदम से। मीन की बात करें तो मीन से जब हम एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और एग्जैक्टली मीन पे जो पोटेंशियल जहाँ भी जो भी था उससे घट रही है। घटते घटते कहीं एक पोजीशन पे दोनों बराबर हो रहे हैं एनर्जी, एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो कहीं तो क्रॉस करेंगे। ये पोजीशन बढ़ रहा है, यही एक्स अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है, कौन से पोजीशन पे वो इक्वल होता है, वही हमने निकालने की कोशिश करी है। तो वो चीज़ यहाँ पर है, देखो वो है यहाँ पे कि U बराबर काइनेटिक एनर्जी है ना, जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया दोनों को इक्वल करा है, तो हाफ के एक्स उसका, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये वाला लेफ्ट, राइट वाला लेफ्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो हम यहाँ पे कर दे, के हर जगह कट जाएगा ना, देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी इसको इधर लेके हाफ ऑफ 1 हो गया ना x², और यहाँ पे हाफ ही रह गया, हाफ a²। इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, ये इधर आया ना लेफ्ट में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² बराबर a², x बराबर प्लस माइनस a/√2, यानी a/√2 वैल्यू जो है पोजीशन है राइट में और लेफ्ट में, वहाँ पर जो है वो इक्वल होगा, राइट में और लेफ्ट में। देखते हैं राइट में और वैसे ही लेफ्ट में, ये -a/√2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है। तो ये एनर्जी की बात करी हमने, एनर्जी हमारा यहाँ पे देखो एनर्जी पूछा हुआ था। ठीक है, जो ये एनर्जी की बात करी यही सब दिया हुआ है इसके अंदर। तो आप देख रहे हो किस तरीके से अकरेंस से बार बार पूछ रहा है ना। तो आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर हमने एनर्जी डिस्कस करा, फिर हमने जो है डिस्कस किया कि किस तरीके से जो पिछले बार में सवाल आए हैं वो हमने डिस्कस किया है ना, सॉरी। और हमने 1 सेकेंड, ठीक है, और हमने डिस्कस किया किस तरीके से टाइम पीरियड निकालते हैं स्प्रिंग के अंदर, है ना। और फिर हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग डिस्कस किया। ठीक है, ओके। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेफरेंस सर्कुलर मेथड देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखेंगे, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम देखेंगे, और सिंपल पेंडुलम देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम लोग को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और बेहतर जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कैसा आपको लगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और भी लेक्चर आपको परमानेंटली सारे धीरे धीरे जो चैप्टर्स बचे हैं वो हम लोग धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।